सुनते ही मतलब सब बच्चों के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं इस पर्टिकुलर लिक्विड से। लिविंग बींग्स की जो बॉडी होती है उसको किस तरीके से अफेक्ट करेगा अल्कोहल। सैनिटाइजर में क्या प्रेजेंट होता है, C2H5OH प्रेजेंट होता है। हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ज़ेबा अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ मोशन एजुकेशन। तो बच्चों आज मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर के आई हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड। यस, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के ये दोनों टॉपिक्स हैं और हम इन्हें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे और साथ में हम यूजेस भी पढ़ेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इथेनॉल। अब इथेनॉल नाम सुनते ही बच्चों के फेस पे एक स्माइल सी आ जाती है, क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि मैम आज तो अल्कोहल के बारे में पढ़ाने वाली। तो डेफिनेटली हम अल्कोहल के बारे में आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, हैंड सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइजर में क्या प्रेजेंट होता है, अल्कोहल यानी कि C2H5OH प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, राइट। इस तरीके से यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, CH3, राइट। यहाँ पर अगेन एक कार्बन है और उसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, CH2 और OH। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप कार्बन और हाइड्रोजन को एक साथ काउंट करके भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C2H5OH, राइट। आप दोनों तरीके से इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। ओके, द कॉमन नेम ऑफ एल्कोहल इज इथाइल एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल का कॉमन नेम क्या होता है, इथाइल एल्कोहल होता है। और ये इथाइल एल्कोहल जो कॉमन नेम दिया गया है, ये पर्टिकुलर किसके लिए दिया गया है, सिर्फ इथेनॉल के लिए दिया गया है। अब देखिए नाम में क्या आ रहा है यहाँ पे, इथेनॉल, इथेनॉल। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करते हैं। ईथ का मतलब क्या है यहाँ पे, देखो ईथ का मतलब होता है 2 कार्बन, यानी कि 2 कार्बन एटम्स। ठीक है, यहां पर जो AN आ रहा है, देखो जब सिंगल बॉन्ड से सारे एटम्स कनेक्टेड होते हैं तो हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, यानी कि एल्केन, राइट। तो एल्केन के लिए यहां पे आया है एन, एल्केन। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे ई आ रहा है और ई एक वोवल है, ठीक है, और यहाँ पे हमने जो ओल लगाया है, इथेनॉल, ये क्या है, सफिक्स है। किसका सफिक्स है, एल्कोहल्स का सफिक्स है, राइट। तो ये क्या है, सफिक्स ऑफ एल्कोहल्स। और यहाँ पे इथेनॉल क्या है, इथेनॉल होमोलोगस सीरीज का, यानी कि अल्कोहल्स की होमोलोगस सीरीज का सेकंड मेंबर है, राइट। तो यहाँ पे आपने लगाया सफिक्स और यहाँ पे AN जो आ रहा था उसमें से आपने E को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि यहाँ पे O भी क्या है, O भी एक वोवल है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे E को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस होना पड़ेगा। और ये नेम कैसे बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। ईथ मतलब 2 कार्बन, एन का मतलब ये 2 कार्बन सिंगल सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, और ओल का मतलब हम यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप जोड़ देंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको सबको क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है, कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट अल्कोहल और वी कैन से डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेज ड्रंकननेस। यानी कि ये लाइन तो आप समझ ही गए होंगे, राइट, कि अगर आप इसका थोड़ा सा भी कंजप्शन करते हो तो आपका माइंड जो है वो प्रॉपर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता है, आपकी बॉडी प्रॉपर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाती है, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम कैसा हो जाता है, नर्वस सिस्टम की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब स्लो डाउन हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है। आपने ये तो पढ़ लिया कि इथेनॉल जो है उसका फॉर्मूला ये होता है, इथेनॉल होमोलोगस सीरीज का सेकंड मेंबर है, यानी कि अल्कोहल्स की होमोलोगस सीरीज का सेकंड मेंबर है, राइट। तो फिर फर्स्ट मेंबर कौन सा है, फर्स्ट मेंबर है मीथेनॉल, राइट। मीथेनॉल मतलब CH3OH, ये है सेकंड मेंबर। इथेनॉल फर्मेंटेशन, अब
इथेनॉल बनाया कैसे हमने, कहीं से तो आया होगा, राइट, किसी न किसी प्रोसेस में तो ये एज अ प्रोडक्ट हमें मिला होगा। तो जब हम फर्मेंटेशन कराते हैं किसका, मोलासेस का। मोलासेस क्या होता है, जो आप शुगर केन से ऑब्टेन करते हो, शुगर केन का जो जूस होता है, यानी कि गन्ने से जो जूस निकलता है, उसको हम कहते हैं मोलासेस। और मोलासेस में क्या प्रेजेंट होता है वो हम आगे देखते हैं। ओके, ऑल्सो कॉल्ड एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, यानी कि इथेनॉल फर्मेंटेशन को हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि उसमें अल्कोहल जनरेट हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये प्रोसेस बायोलॉजिकल प्रोसेस है विच कन्वर्ट्स शुगर, जो कि शुगर को कन्वर्ट करता है। अब कौन सी शुगर है यहाँ पे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज किसका पार्ट होती है, सुक्रोज का, यानी कि सुक्रोज किससे मिलके बनता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है, इनटू सेलुलर एनर्जी। तो इससे आपको एनर्जी मिलेगी, मतलब यहाँ पे इसमें जो प्रोसेस होगा उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी मिलेगी एंड प्रोड्यूसिंग इथेनॉल। और प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में मिलेगा आपको इथेनॉल एंड बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फर्मेंटेशन का काम कौन कर रहा है, फर्मेंटेशन का काम हो रहा है यहाँ पे यीस्ट की हेल्प से, और वहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स वर्क कर रहे हैं, यानी कि पूरा प्रोसेस कैसा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। और इस बायोलॉजिकल प्रोसेस में हम कर क्या हैं, इस बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो हमने मोलासेस निकाला शुगर केन से, उसमें जो भी शुगर की फॉर्म्स प्रेजेंट हैं उसको यीस्ट की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, फर्मेंट कर रहे हैं। और फर्मेंट करके क्या बना रहे हैं बेटा, इथेनॉल बना रहे हैं। और बाय प्रोडक्ट क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। क्लियर है, सबको पता चल गया कि इथेनॉल कहाँ से आया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। इंपॉर्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इथेनॉल C2H5OH, ये फॉर्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इज अ कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड। ये एक कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। इथेनॉल इज ऑलमोस्ट न्यूट्रल इन नेचर, ठीक है। इथेनॉल का नेचर हम क्या बोलेंगे कि न्यूट्रल है, ओके, ऑलमोस्ट न्यूट्रल इन नेचर। इट डज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर, चाहे आप ब्लू कलर का लिटमस पेपर डिप करो इथेनॉल में, चाहे आप रेड कलर का लिटमस पेपर लेकर डिप करो इथेनॉल में, कलर चेंज नहीं होगा। ब्लू कलर का लिटमस पेपर ब्लू ही रहेगा और रेड कलर का लिटमस पेपर रेड ही रहेगा, उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम उसको न्यूट्रल बोल रहे हैं, राइट। उसका जो pH रेंज है वो अप्रॉक्स 7 ही है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम इसको, न्यूट्रल बोलेंगे, न्यूट्रल कंपाउंड बोलेंगे। इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 351 केल्विन, और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 351 केल्विन है। अब अगर यहाँ पे 351 में से मैं 273 माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना आया, 78, राइट। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 78 डिग्री सेल्सियस, राइट। फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है इसका, 156 केल्विन होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ अ प्लीजेंट स्मेल। यस, इसको आप या तो फ्रूटी स्मेल कह सकते हो या फिर आप इसको प्लीजेंट स्मेल कह सकते हो। अब प्लीजेंट स्मेल तो उसी को पता होगा जो इसका यूज़ करता है, राइट। बट आपको इतना याद रखना है कि अल्कोहल इथेनॉल की कैसी स्मेल है, प्लीजेंट स्मेल है, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, दिस अल्कोहल इज एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स। ये पॉइंट तो आई थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये पॉइंट तो सभी बच्चों को पता है कि इसको सारी अल्कोहलिक ड्रिंक्स में यूज किया जाता है, विस्की, बियर एंड सो ऑन, ठीक है। इट इज मिसिबल विद वाटर, ये वाटर के साथ ईजिली मिसिबल हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, ये वाटर में घुल जाता है। इन ऑल प्रपोर्शंस, सारी प्रपोर्शंस में। एंड इट इज लाइटर देन वाटर, और ये वाटर के कंपैरिजन में लाइटर होता है, इसलिए ये फ्लोट कर सकता है वाटर पे, राइट। नेक्स्ट, इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट, ये बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। अब ये सॉल्वेंट क्या होता है, देखो जब भी हमें सोल्यूशन बनाना होता है
तो हम सोल्यूशन कैसे बनाते हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करके बनाते हैं। सॉल्यूट क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट क्या होता है, मोर अमाउंट में होता है। ठीक है, तो सॉल्यूट वो सब्सटेंस होता है जो कि लेस अमाउंट में होता है, और सॉल्वेंट क्या है, जो कि मोर अमाउंट में होता है। तो यहाँ पे इथेनॉल क्या है, गुड सॉल्वेंट है, यानी कि ज़्यादा अमाउंट में हमें क्या लेना है, इथेनॉल लेना है। और इसका यूज़ हम कहाँ करेंगे, इट इज़ यूज इन मेडिसिन, इसका यूज़ आप मेडिसिन में कर सकते हैं, सच एज टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन का तो आपने नाम सुना होगा। जब भी बचपन में चोट लग जाया करती थी तो हमारे पेरेंट्स हमें कहाँ लेके जाते थे, डिस्पेंसरी में लेकर जाते थे, राइट। और डिस्पेंसरी में जाकर हमें एक दवा लगाई जाती थी जहाँ पे भी हमें चोट लगी है, और उस दवा का जो कलर होता था वो कुछ रेडिश होता था, राइट, रेडिश ब्राउन कलर का कुछ दवा हमें लगाई जाती थी जिसको कहा जाता था टिंचर, राइट। और वो टिंचर किसका होता था, आयोडीन का। तो आयोडीन टिंचर में जो अल्कोहल है वो एज अ सॉल्वेंट यूज होता है। ठीक है, और कहाँ यूज होता है अल्कोहल का, कफ सिरप्स में यूज होता है, और बहुत सारे टॉनिक्स में भी इसका यूज होता है। कफ सिरप्स में एंड टॉनिक्स में इथेनॉल का यूज किया जाता है। ओके, चलो प्रॉपर्टीज हमारी कंप्लीट हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने अच्छे से समझ ली। अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रॉपर्टी और है हमारे पास, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों नहीं करता कंडक्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि वो H प्लस एंड OH माइनस आयंस देता ही नहीं है, यानी कि जब वो वाटर में डिजोल्व होता है तो कोई आयंस प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए करंट भी फ्लो नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ डू अल्कोहल अफेक्ट लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स की जो बॉडी होती है उसको किस तरीके से अफेक्ट करेगा अल्कोहल अगर हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो चलो इसका आंसर देखते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स देखते हैं कि अगर हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है हमारी बॉडी पर। ओके, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रिंकिंग अल्कोहल, अगर हम अल्कोहल को कंज्यूम करें तो क्या होगा, इफ अ पर्सन ड्रिंक अल्कोहल रेगुलरली, अगर कोई पर्सन रेगुलरली अल्कोहल का यूज कर रहा है, इवन इन स्मॉल क्वांटिटी, मतलब अगर वो रेगुलरली स्मॉल क्वांटिटीज लेता है अल्कोहल की, तो क्या होगा, ही बिकम्स डिपेंडेंट ऑन इट, तो उसे उसकी आदत हो जाएगी, यानी कि वो डिपेंड हो जाएगा अल्कोहल पे और एडिक्ट हो जाएगा अल्कोहल से, राइट। और उसे हम क्या बोलेंगे, अल्कोहलिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अल्कोहलिक। ओके, द पर्सन लॉसेस ऑल सेंसेस, यानी कि उस पर्सन को कुछ समझ नहीं आएगा कि उसको करना क्या है, उसका जो जजमेंट पावर है वो बिल्कुल स्लो डाउन हो जाएगा, उसकी सारे प्रोसेस जो भी इंटरनल प्रोसेस चल रहे हैं, बायोलॉजिकल जो भी प्रोसेस हैं वो सब क्या हो जाएंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, यानी कि इथेनॉल। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल स्लोज डाउन द एक्टिविटीज ऑफ द नर्वस सिस्टम, या ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अल्कोहल क्या करता है, नर्वस सिस्टम की सारी एक्टिविटीज को स्लो डाउन कर देता है, एंड द ब्रेन ड्यू टू विच द जजमेंट ऑफ अ पर्सन इज इम्पेयर्ड एंड हिज रिएक्शन बिकम्स स्लो, यानी कि उसकी बॉडी की सारी रिएक्शंस क्या हो जाती हैं, सारी एक्टिविटीज स्लो डाउन हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ अ पर्सन ड्राइविंग अ बाइक, लेट्स सपोज कि कोई पर्सन बाइक ड्राइव कर रहा है, ठीक है, और कब ड्राइव कर रहा है वो, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, यानी कि उसने अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है उस वक्त। ही कैन नॉट जज अ सिचुएशन, तो उस बंदे को सिचुएशन का कुछ पता नहीं चलेगा कि उसे लेफ्ट साइड मूव करना है, लेफ्ट साइड टर्न लेना है या फिर राइट साइड टर्न लेना है, एंड कैन नॉट एक्ट क्विकली, और वो जल्दी एक्शन नहीं कर पाएगा। कब, जब सामने से कोई व्हीकल आ रहा हो तब। इन केस ऑफ, यानी कि वो जल्दी एक्शन नहीं कर पाएगा कब, जब सामने से कोई व्हीकल आ रहा हो तब। इन केस ऑफ
इमरजेंसी के केस में उसको समझ में नहीं आएगा, वो क्विकली जज नहीं कर पाएगा कि उसको लेफ्ट साइड मूव करना है, राइट साइड मूव करना है या फिर ब्रेक अप्लाई करना है, और एक्सीडेंट के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। इसलिए कभी भी ड्रिंक करके ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए। ओके, बाकी के हार्मफुल इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो हमारी बॉडी में जितने भी इंटरनल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट हो गया, ब्रेन है, स्टमक है, या फिर लीवर है, पैनक्रियाज है, या फिर लंग्स हैं, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं इस पर्टिकुलर लिक्विड से, यानी कि इथेनॉल से, राइट। तो इथेनॉल क्या करता है, हैवी ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल, अगर ज़्यादा हम अल्कोहल कंज्यूम करने लग जाएं ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम, यानी कि लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम कंज्यूम करते रहें और ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करें, तो हमारे बॉडी के सारे पार्ट्स जो इंटरनल पार्ट्स हैं यानी कि स्टमक, लीवर, हार्ट एंड ब्रेन, ये सब कुछ डैमेज हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट, द ड्रिंकिंग ऑफ एडल्ट्रेटेड अल्कोहल। एडल्ट्रेटेड अल्कोहल मतलब मिलावट वाला ऐसा अल्कोहल जिसमें अल्कोहल के अलावा भी कोई और कंपाउंड ऐड किया गया है, कंटेनिंग मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल उसमें ऐड किया गया है, कॉजेस सेवर पॉइजनिंग लीडिंग टू ब्लाइंडनेस एंड इवन डेथ। यानी कि अगर उसमें मिथाइल अल्कोहल है तो वो आपकी बॉडी में पॉइजनिंग क्रिएट कर देगा और हो सकता है कि आपको दिखाई देना बंद हो जाए या फिर आपकी डेथ भी हो सकती है। दैट मीन्स कि जो अल्कोहल है उसमें अगर मिला दिया जाए मिथाइल अल्कोहल, अब यहाँ पे जो अल्कोहल था वो कौन सा था, C2H5OH था, यानी कि इथेनॉल था, राइट। और यहाँ पे क्या ऐड कर दिया हमने, CH3 और OH, CH3OH क्या है, CH3OH मीथेनॉल है, जिसको हम मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा जो मिक्सचर बन जाएगा जिसमें और भी सब्सटेंसेस ऐड हो सकते हैं, डाइज भी हो सकती है और डिफरेंट सब्सटेंसेस भी हो सकता है उसमें प्रेजेंट हो, तो क्या होगा, ये बन जाएगा डीनेचर्ड। क्या बन जाएगा ये, डीनेचर्ड अल्कोहल। यहाँ पे समझ में नहीं आया, चलो इसको और एक्सप्लेन करती हूँ मैं, और अच्छे से समझाती हूँ कि डीनेचर्ड अल्कोहल आखिर में होता क्या है, ठीक है। चलो और अच्छे से समझते हैं। डीनेचर्ड इथाइल अल्कोहल और वी कैन से मिथाइलेटेड स्पिरिट, इसको मिथाइलेटेड स्पिरिट भी कहते हैं, याद रखना, ठीक है। इथेनॉल इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, आप जानती हो कि इसको एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है काफ़ी सारी चीज़ें बनाने के लिए, राइट। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ इथाइल अल्कोहल आर यूज इन वेरियस केमिकल इंडस्ट्रीज, बहुत सारी केमिकल इंडस्ट्रीज में केमिकल सब्सटेंसेस बनाने के लिए, ऑर्गेनिक केमिकल्स बनाने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए, सिंथेसाइज करना मतलब ऑर्गेनिक केमिकल्स को बनाना विद द हेल्प ऑफ इथेनॉल। क्या करना पड़ता है, हमें ज़्यादा अमाउंट में इथेनॉल का सप्लाई करना पड़ता है, किसमें, इंडस्ट्रीज में, राइट। तो क्या होगा, हो सकता है कि वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो उसका मिसयूज़ करने लग जाएं, राइट। या फिर मान लो कि स्कूल्स में प्रैक्टिकल कराने के लिए इथेनॉल भेजा गया है, तो इथेनॉल को ऐसे डायरेक्टली नहीं भेजा जाता, बल्कि गवर्नमेंट कहती है कि आप उसको डीनेचर्ड करके भेजो, ठीक है। तो इसलिए स्कूल्स में जो इथेनॉल जाता है वो कैसा जाता है, डीनेचर्ड जाता है, ताकि उसका कोई भी मिसयूज़ ना कर सके। टू प्रिवेंट द मिसयूज़ ऑफ इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज़, यानी कि ऐसा अल्कोहल जो कि इंडस्ट्रीज के काम आने वाला है, उसका कोई मिसयूज़ ना कर ले, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए कोई मिसयूज़ ना कर ले उसका, इसलिए क्या किया जाता है, द इंडस्ट्रियल अल्कोहल इज डीनेचर्ड, उसको डीनेचर्ड करके भेजा जाता है। दैट इज इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, उसको अनफिट बना दिया जाता है, पीने लायक नहीं रहता वो, ठीक है। कैसा हो जाता है, पॉइजनस हो जाता है,
क्योंकि उसमें पॉइजनस सब्सटेंसेस को ऐड किया जाता है। कौन से पॉइजनस सब्सटेंसेस उसमें प्रेजेंट होते हैं? इथेनॉल के साथ साथ मिथेनॉल उसमें प्रेजेंट होता है, पिरिडीन हो सकता है या फिर कोई और कंपाउंड भी हो सकता है, एक्सेट्रा यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। बिसाइड्स दिस डाइज आर ऑल्सो एडेड टू कलर द एल्कोहल, और एल्कोहल को कलर करने के लिए उसमें डाइज ऐड कर दी जाती है, जिसकी वजह से उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू कलर हो जाता है। और ऐसा क्यों किया जाता है? डाइज को ऐड क्यों किया जाता है? ताकि आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सको, ठीक है। such as alcohol is denatured alcohol, such as alcohol is denatured alcohol, ठीक है, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? denatured alcohol कहेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको denatured alcohol? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। denatured alcohol हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? पहली केमिकल प्रॉपर्टी है यहाँ पे कंबशन। कंबशन आप सब समझते हो, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी फ्यूल को बर्न करना, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे एज अ फ्यूल हमने लिया है और इसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं? बर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम किसी फ्यूल को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो मोस्टली हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट। तो ये तो बहुत ही बेसिक सी रिएक्शन है, आपने पढ़ी हुई है, राइट। तो यहाँ पे जस्ट क्या हुआ? इथेनॉल लिया था, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, CO2 और वाटर यहाँ पे रिलीज हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मतलब डिहाइड्रेटेड हो जाना, पानी की कमी हो जाना, हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहे हैं। किस में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहे हैं? ऑब्वियसली इथेनॉल में से, क्योंकि हमारे पास कंपाउंड ही इथेनॉल है, राइट। अब इथेनॉल में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कराने के लिए हमें कोई तो सब्सटेंस चाहिए जो इसकी हेल्प कर सके वाटर को हटाने के लिए, है ना। तो इसलिए हमने क्या लिया है यहाँ पे? कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को लिया है, यानी कि कंसनट्रेटेड हमने H2SO4 को लिया है। और यहाँ पे H2SO4 का काम क्या है? H2SO4 यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है? देखो, यहाँ पे एक कार्बन है, उससे 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, लाइक दिस। उसके बाद एक और कार्बन है, फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं OH बना रही हूँ और यहाँ पे H, ठीक है। ऐसे भी बना सकती हूँ मैं इथेनॉल का स्ट्रक्चर। ओवरऑल हमारे पास तो 5 हाइड्रोजन और 2 कार्बन और एक OH होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में आपने ये रिएक्शन करवाई और H2SO4 क्या काम करेगा? यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल को हटाने का काम करेगा, यानी कि ये HOH जो है वो रिमूव कौन कर रहा है? कंसनट्रेटेड H2SO4 रिमूव कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? देखो, अब हमें एक कार्बन की कितनी वैलेंसी शो करनी होती है? ऑब्वियसली 4, राइट। तो हमें इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। तो कार्बन बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे हम लगाएंगे डबल बॉन्ड, ठीक है। हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा लिया। बाकी का पूरा स्ट्रक्चर हमें एज इट इज लिख देना है, ठीक है। बाकी का पूरा स्ट्रक्चर हम एज इट इज लिख देंगे, सिर्फ हमने ये H और OH ही हटाया है, क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या बना लिया? यहाँ पे हमने बना लिया इथीन, यानी कि हमने अल्कोहल की रिएक्शन, अल्कोहल के साथ हमने क्या लिया? कंसनट्रेटेड H2SO4 को लिया और इससे क्या बन गया? इथीन बन गया, यानी कि एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया। और यहाँ पे वाटर भी हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे कर कौन रहा है? ऑब्वियसली कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही करेगा। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है यहाँ पे? KMnO4 है, यानी कि एल्कलाइन KMnO4 ले सकते हो आप, या फिर आप ले सकते हो K2Cr2O7, दोनों में से कोई भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो। और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? इथेनोइक एसिड में, इथेनोइक एसिड, राइट। तो यानी कि हमने इथेनॉल से
क्या बना लिया, इथेनॉइक एसिड बना लिया। तो आई थिंक मुझे इथेनॉइक एसिड का प्रोडक्शन पढ़ाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये हमने इसी रिएक्शन में समझ लिया, राइट। यानी कि हमने इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करवाया और इससे हमें क्या मिल गया, इथेनॉइक एसिड मिल गया। क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पे है रिएक्शन विद सोडियम, यानी कि हम इथेनॉल की रिएक्शन किससे कराने वाले हैं, सोडियम मेटल के साथ कराने वाले हैं। तो सोडियम मेटल कैसा है, यहाँ पे हाईली रिएक्टिव है, तो ऑब्वियसली किसकी जगह पे आ जाएगा, इस हाइड्रोजन की जगह पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन हटा, और क्योंकि हमने यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे तो इसलिए हाइड्रोजन गैस यहाँ पे लिबरेट हुई है, और जो सोडियम है वो यहाँ पे आके जुड़ गया, यानी कि हमें 2 मॉलिक्यूल मिल गए किसके, सोडियम इथॉक्साइड के। किसके 2 मॉलिक्यूल मिल गए हमें यहाँ पे, सोडियम इथॉक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स मिल गए। क्लियर। चलो, अब हमने केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ ली, अब हमने फिजिकल रिएक्शंस को भी बहुत अच्छे से समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे यूजेस। तो यहाँ पे इथेनॉल का ये लास्ट टॉपिक हो जाएगा, यूजेस ऑफ इथेनॉल, और वी कैन से इथाइल अल्कोहल। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसका यूज हम एज अ सॉल्वेंट करते हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हो आप इससे, क्लोरोफॉर्म बना सकते हो, आयोडोफॉर्म बना सकते हो, ईथर बना सकते हो, एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यूजेस बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, भूलना नहीं है, यूजेस अच्छे से याद करना है। ठीक है, इट इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट्स, वर्निशेस एंड सोप्स। ठीक है, पेंट्स और वर्निशेस का तो समझ में आता है, बट सोप में इसका क्या काम है। सोप में क्या होता है, जब हम इथेनॉल का यूज करते हैं सोप में, तो जो झाग बनता है वो कैसा बनता है, क्रीमी बनता है, क्रीमी टेक्सचर का झाग बनता है, यानी कि झाग ज़्यादा देर तक बनता है और अच्छा बनता है। ठीक है, क्रीमी टेक्सचर का झाग बनाने के लिए इथेनॉल का यूज किया जाता है, किसमें, सोप्स में। ओके, इट इज़ यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक टू स्टेरलाइज वॉन्ड, यानी कि हमें चोट लगने पर अगर हम इसको उस जगह अप्लाई करते हैं तो इसमें क्योंकि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए ये जो घाव होते हैं उसको स्टेरलाइज कर देता है। एंड सिरिंजेस ऑफ द हॉस्पिटल, यानी कि हॉस्पिटल्स में जो सिरिंज होती है उसको भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं स्टेरलाइज करने के लिए। इट इज़ इन द लैबोरेटरी, लैब में इसको एज अ रिएजेंट यूज़ किया जाता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इट इज़ यूज इन मेकिंग एल्कोहल, एल्कोहल ड्रिंक्स में तो होता ही है यूज़, आप सभी जानते हो। ठीक है, मुझे कुछ भी कहने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है, सब बच्चे बहुत अच्छे से जानते हैं कि अल्कोहलिक ड्रिंक्स में इसका यूज़ किया जाता है। ओके, इट इज़ यूज एज एन एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स का मतलब व्हीकल्स, व्हीकल्स में जो रेडिएटर है उसमें यूज़ किया जाता है एज अ एंटी फ्रीज सब्सटेंस। ठीक है, लेकिन आपको इसका यूज़ नहीं करना है, ऐसा मत कहना कि मैम ने तो कहा था कि इसका एंटी फ्रीज, एज अ एंटी फ्रीज इसको यूज़ किया जा सकता है रेडिएटर, जो ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स होते हैं उसमें। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे ऐसा किया जाता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल, आप इसको स्पिरिट लैम्प में एज अ फ्यूल भी यूज़ कर सकते हो। स्पिरिट लैम्प देखा है आपने कभी, स्पिरिट लैम्प छोटा सा होता है, आप उसको स्टील का भी बोल सकते हो या फिर आप कांच का भी बोल सकते हो, है ना, दोनों ही अवेलेबल होते हैं, और उसमें एक बत्ती लगी होती है, जैसे हम चिमनी बनाते हैं, है ना, तो वैसा ही कुछ होता है, उसमें फ्यूल जो भरा होता है वो कौन सा होता है, इथेनॉल होता है, और उसको यूज़ किया जाता है लैब्स में, लेबोरेटरी में उसका यूज़ किया जाता है, किस चीज़ को, हीट प्रोवाइड करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, इथाइल अल्कोहल इज़ यूज इन मेडिसिन, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम इसका यूज़ एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं मेडिसिन में, टिंचर आयोडीन्स में हम इसका यूज़ करते हैं, कफ सिरप बना सकते हैं, कफ सिरप में आई मीन कफ सिरप बनाने के लिए एज अ सॉल्वेंट हम इसमें यूज़ करते हैं। ठीक है, टॉनिक्स में हम यूज़ करते हैं इसका एज अ सॉल्वेंट। ओके, तो हमारा इथेनॉल कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड हमने कैसे बनाया था, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन करके इथेनॉइक एसिड बनाया था। ठीक है, तो इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला आप सब बच्चे जानते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसकी सीरीज़ का सेकंड मेंबर है, होमोलोगस सीरीज़ का सेकंड मेंबर है। ठीक है,
फॉर्मूला सबको पता है, CH3COOH। स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉर्म करोगे, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। देखो इसका नाम क्या है, ईथ। ईथ का मतलब क्या है, 2 कार्बन, ठीक है। उसके बाद क्या आ रहा है, एन, है ना, ऐसे ही आ रहा है। तो ANE में से तो E निकल गया, जैसे मैंने अभी आपको इथेनॉल में बताया था। तो ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड को शो कर रहा है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। उसके बाद क्या लगा दिया हमने, ओइक, है ना, इथेनोइक, लास्ट में क्या लगाया हमने, ओइक सफिक्स को लगाया। ओइक क्या है, यहाँ पे सफिक्स है, ठीक है। इथेनॉल जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की सीरीज होती है, होमोलोगस सीरीज, उसका सफिक्स क्या होता है, ओइक होता है, ठीक है। तो क्या बन गया, ईथ एन ओइक, और लास्ट में हमें क्या लगाना है, एसिड। क्लियर। तो यहाँ पे नेम क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। तो फिर फर्स्ट मेंबर क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड की सीरीज का फर्स्ट मेंबर क्या था, फटाफट से मुझे कमेंट में आंसर करो कि मैम कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जो होमोलोगस सीरीज होती है उसका फर्स्ट मेंबर ये था, क्या था, बताओ फटाफट। देखो ईथ का मतलब होता है 2 कार्बन, अगर मैं यहाँ पे मिथ लगा दूं तो क्या बन जाएगा, मीथेनोइक एसिड बन जाएगा। और मीथेनोइक एसिड का जो अनदर नेम होता है वो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, यानी कि आंट में प्रेजेंट होता है फॉर्मिक एसिड। ओके, क्लियर। तो इथेनोइक एसिड हमने पढ़ लिया यहाँ पे कि इसका नेम बना कैसे, IUPAC नेम के बारे में हमने पढ़ लिया, राइट। ओके, अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन विनेगर, यस, ये तो हम कई बार यूज करते हैं, विनेगर यूज करते हैं ना हम बहुत सारे फूड्स को प्रिजर्व करने के लिए, यानी कि फूड्स की लाइफ शेल को इंक्रीज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, विनेगर का यूज करते हैं, राइट। अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, और यहाँ पे परसेंटेज आपको सिर्फ 5 to 8% ही रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सार इन टेस्ट होता है, बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, तो इसलिए आपको सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी लेनी है और उसको वाटर के साथ डाइल्यूट करके एक एक्वस सॉल्यूशन बना देना है, जिसको हम कहेंगे विनेगर, ठीक है, क्लियर। व्हेन प्योर एसिटिक एसिड इज कूल्ड, जब प्योर एसिटिक एसिड ठंडा हो जाता है, इट फ्रीजेस टू फॉर्म कलरलेस, राइट। तो वो फ्रीज होके कलरलेस हो जाता है, बिल्कुल आइस की तरह जम जाता है, ग्लेशियर्स की तरह जम जाता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं, इसीलिए उस प्योर इथेनोइक एसिड को हम कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या कहते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, यानी कि इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, एसिटिक एसिड। इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम क्या है, एसिटिक एसिड। ओके, अब आगे हम पढ़ेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ओके, इथेनोइक एसिड इज अ कलरलेस लिक्विड, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है, बट हैज़ अ पंजेंट एंड इरिटेटिंग स्मेल, लेकिन इसकी स्मेल जो है वो अच्छी नहीं होती है, पंजेंट होती है और इरिटेटिंग होती है, विनेगर जैसी होती है, ठीक है। जबकि हमने अल्कोहल्स में क्या पढ़ा था कि अल्कोहल्स की जो स्मेल है वो प्लीजेंट है, जबकि इथेनोइक एसिड की जो स्मेल है वो कैसी है, अनप्लीजेंट है, अच्छी नहीं है, कैसी है, पंजेंट स्मेल है, इरिटेटिंग स्मेल है। ओके, इट बॉइल्स ऑन 391 केल्विन, यानी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 391 केल्विन है। अब अगर इसमें से मैं 273 माइनस कर दूं तो अप्रॉक्स मेरे पास आ जाएगा 118, यानी कि 118 डिग्री सेल्सियस। ओके, इट डिजॉल्व्स, यानी कि ये मिसिबल हो जाएगा वाटर में, इट डिजॉल्व्स इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस, अल्कोहल के साथ भी डिजॉल्व हो जाएगा, वाटर के साथ भी ये डिजॉल्व हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट वही पॉइंट है कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों सेम ही वैल्यूज होती हैं, ठीक है। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 290 केल्विन अप्रॉक्स, और अगर मैं डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो 17 डिग्री सेल्सियस। हैंस
ये क्या होगा विंटर्स के टाइम पे नॉर्मली हो ही जाता है 17 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एनवायरनमेंट का, है ना। तो ये बहुत आसानी से उस क्लाइमेट में क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा और उसे हम बोलेंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ओके ओके, एसिटिक एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ऑब्वियसली अगर ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, एसिड है। एसिड्स का पीएच क्या होगा, कम होगा, किसके कंपैरिजन में, इथेनॉल के कंपैरिजन में, राइट। तो तभी तो यहाँ पे कलर चेंज शो हो रहा है, क्योंकि एसिड है तो ऑब्वियसली एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉइक एसिड। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि आप सभी बच्चे जानते हो क्योंकि ये एक एसिड है और एसिड ऑब्वियसली बेस के साथ तो रिएक्शन करेगा ही। तो यहाँ पे मैंने बेस लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम इथेनॉल की यानी कि एसिटिक एसिड की रिएक्शन कराएंगे, एसिटिक एसिड की रिएक्शन हमने यहाँ पे कराई है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि क्या है, एक बेस है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, सॉल्ट एंड वाटर। क्या बन जाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो ये रिएक्शंस तो सभी बच्चों को पता है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कैसी होती है, एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है यहाँ पे रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। अब ये रिएक्शंस जो है हम एसिड बेस के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने आपको पढ़ाया है एसिड बेस में कि जब भी हम किसी एसिड की रिएक्शन करवा रहे हो, किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ या फिर मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। बाइकार्बोनेट का मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, ठीक है। तो क्या मिलता है हमें प्रोडक्ट, तो हमें प्रोडक्ट मिलता है सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीन प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं अगर हम किसी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से कराएं या फिर मेटल बाइकार्बोनेट से कराएं, तो हमें मिलेगा सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने एसिटिक एसिड लिया है और इसकी रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से कराई है और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है, क्लियर है। यहाँ पे क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, यानी कि सोडियम एसिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर बन रहा है और CO2 रिलीज हो रही है। नेक्स्ट रिएक्शन विद सोडियम। अब यहाँ पे हम एसिड की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, एसिड की रिएक्शन हम मेटल से करा रहे हैं। ये रिएक्शन भी हम एसिड बेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे बस एसिड चेंज हुआ है, राइट। तो एसिड की रिएक्शन जब हम कराते हैं किसके साथ, मेटल के साथ, तो क्या प्रोड्यूस होता है, तो प्रोड्यूस होता है सॉल्ट और साथ में क्या रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे रिलीज हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे सॉल्ट बन रहा है, सोडियम एसिटेट बन रहा है। सोडियम एसिटेट ही क्यों बन रहा है हर बार, क्योंकि हमने यहाँ पे मेटल सोडियम लिया है और एसिड हमने यहाँ पे एसिटिक एसिड लिया है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि बोर्ड्स के एग्जाम के लिए। ओके, तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए ये पर्टिकुलर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। RCOOH की रिएक्शन जब आप ROH से कराते हो तो RCOR बनता है और H2O रिलीज हो जाता है। अब आप बोलोगे मैम ये क्या लिखा हुआ है RCOR, है ना। तो देखो COOH किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, एल्कोहल्स के लिए, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए। COOH किसका फंक्शनल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फंक्शनल ग्रुप होता है। और R क्या होता है, R होता है एल्काइल ग्रुप, राइट। जैसे कि CH3, C2H5, C3H7, इसको हम कहते हैं R, मतलब एल्काइल ग्रुप, राइट। नेक्स्ट, एल्कोहल लिया है, यानी कि हमें क्या करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है।
कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले सकते हो, बट क्योंकि हम यहाँ पे इथेनॉइक एसिड पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम रिएक्शन भी किसके लिए पढ़ेंगे, इथेनॉइक एसिड के लिए ही पढ़ेंगे। ठीक है, अल्कोहल आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, बट क्योंकि हमने इस टॉपिक में यानी कि इस लेक्चर में इथेनॉल लिया है अल्कोहल, इसीलिए हम यहाँ पे रिएक्शन भी किसके लिए पढ़ेंगे, इथेनॉल के लिए ही पढ़ेंगे। आप कोई और कार्बोक्सिलिक एसिड और कोई और अल्कोहल लेके भी एस्टर बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे एस्टर आप बनाएंगे कैसे। देखो, वाटर रिलीज करना है, वाटर को रिमूव करना है, तो वाटर को रिमूव करने के लिए कहीं से तो हमें H और OH हटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ से तो हटाएंगे OH, यानी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला जो ग्रुप है उसमें से हम हटाएंगे OH, इसमें से हम हटाएंगे OH, और अल्कोहल्स में से क्या हटाएंगे, सिर्फ H को हटाएंगे, और ये जो RO बचा है इसको OR उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है, अब रिएक्शन से समझते हैं हम इसको। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो एसिड है वो कौन सा है, इथेनॉइक एसिड है। कौन सा एसिड है, इथेनॉइक, इथेनॉइक एसिड। और इथेनॉइक एसिड को अब मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अभी हमने इथेनॉइक एसिड का फॉर्मूला बनाया था, पढ़ा था। ठीक है, तो एक कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, तो यहाँ पे हमने इजीली 3 बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे एक जो ऑक्सीजन है वो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, और एक साइड पे यहाँ पे O बॉन्ड H होता है। ठीक है, तो यहाँ पे OH जुड़ा होता है, तो इसको हम बोलेंगे COOH। क्लियर। अब यहाँ पे 2 कार्बन है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। तो ये क्या हो गया, C2H5, ये हो गया C2 और ये हो गया CH3, तो क्या हो गया C2H5। ओके, और यहाँ पे हम जोड़ देंगे OH। क्लियर, एक कार्बन की 4 वैलेंसी इधर भी हो गई और इधर भी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हमें जो कंसंट्रेटेड H2SO4 लेना है, उसका क्या काम है यहाँ पे, एज अ कैटलिस्ट, यानी कि जो एसिड है वो हमें यहाँ पे लेना है एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या काम होता है, कैटलिस्ट का काम होता है कि जो भी पर्टिकुलर रिएक्शन रिएक्टेंट्स के बीच में करवाई गई है, तो रिएक्शन रेट को इम्प्रूव करने का काम करता है कैटलिस्ट। ओके, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, फास्ट रिएक्शन होती है यहाँ पे। अब उसके बाद हमें क्या बनाना है, एस्टर बनाना है। एस्टर कैसे बना है यहाँ पे, ठीक है, चलो एस्टर कैसे बना, मैंने क्या बोला था कि यहाँ से आपको OH निकालना है। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो CH3 है, तो CH3 तो इसमें क्या है, R है, और उसके बाद यहाँ पे COOH लगा हुआ है। यहाँ से हमें ये वाला जो पार्ट है इसमें से OH निकालना है, और यहाँ से निकालना है H। ठीक है, H और OH मिलकर क्या बना देंगे, H2O वाटर बना देंगे। अब जो रिमेनिंग पार्ट है उसको एज इट इज आपको लिख देना है। रिमेनिंग पार्ट क्या है वहाँ पे, देखो CH3 है ना, तो क्या बना यहाँ पे, CH3 बना। उसके बाद क्या है CO, तो CO लिख दो। ठीक है, उसके बाद क्या बचा यहाँ पे, R C2H5, यही बचा, यानी कि R तो क्या हो जाएगा, देखो C2H5 जो था हमारे पास, C2H5OH था, इसमें से हमने सिर्फ H को निकाला है, सिर्फ H को निकाला है, तो RO बचा हमारे पास। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, RO। R क्या है, C2H5 और O। अब इसको हम उल्टा करके लिख देंगे, उल्टा करके लिखेंगे तो पहले O आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे O लिख दिया। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है, C2H5। C2H5 को क्या कहते हैं हम, इथाइल कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इथाइल। ठीक है, C2H5 की वजह से हमने यहाँ पे लिखा है इथाइल। फिर क्या बना है, इथेनोएट। तो जब भी हम एस्टर बनाते हैं तो लास्ट में क्या आता है, OATE, OATE आता है, यानी कि OATE किसका सफिक्स है, एस्टर का सफिक्स है। ठीक है, और ईथ का मतलब है 2 कार्बन और
नोएट यहाँ पे आ रहा है AN, AN का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, ठीक है, और OH क्या है, इसका सफिक्स। क्लियर? आई होप आपको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। सिंपल सा तरीका था, हमने एक कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और एक लिया हमने एल्कोहल। कार्बोक्सिलिक एसिड में से हमने OH को हटाया और एल्कोहल में से हमने सिर्फ H को हटाया और जो रिमेनिंग पार्ट था उसको फ्लिप करके लिख दिया, यानी कि O को पहले लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, और फिर जो C2H5 था उसको बाद में लिख दिया। क्लियर? और यहाँ से सिर्फ हमने OH हटाया और जो आगे वाला पार्ट था उसको एज इट इज़ लिख दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, एस्टर बन गया। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एस्टरिफिकेशन कहते हैं। ओके, क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड का यूज़ कहाँ किया जाता है, विनेगर बनाने में, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन, इसमें ओनली 5 to 8% ही इथेनॉल का यूज़ किया जाता है, क्या बनाने के लिए, विनेगर बनाने के लिए। उसको वाटर के साथ डाइल्यूट कर दिया जाता है। और इसका यूज़ कहाँ होता है, विनेगर का यूज़ होता है फूड को प्रिजर्व करने में, यानी कि सॉसेस में, पिकल्स में, या फिर कोई भी जंक फूड बना रहे हो आप, चाउमीन बना रहे हो, पास्ता बना रहे हो, तो उसमें यूज़ कर सकते हो आप किसका, विनेगर का। एक सार सा टेस्ट यहाँ पे हमें मिलता है जब भी हम विनेगर का यूज़ करते हैं किसी फूड में, ठीक है। प्योर इथेनॉइक एसिड इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, आप इसको एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हो, या फिर आप इसको एज अ रिएजेंट, केमिकल रिएजेंट यूज़ कर सकते हो, किसमें, अदर कंपाउंड्स को सिंथेसाइज करने में, इन द इंडस्ट्रीज, राइट। इट इज़ वाइडली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी इथेनॉइक एसिड यूज़ किया जाता है। और लास्ट पॉइंट जो अभी हमने पढ़ा, एस्टरिफिकेशन में इसका यूज़ किया जाता है, प्रिपरेशन ऑफ एस्टर, यानी कि एस्टर बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और एस्टर की स्मेल कैसी होती है, फ्रूटी स्मेल होती है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो यहाँ तक हमने सारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को बहुत अच्छे से कर लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया, एंड यूजेस भी हमने सारे पढ़ लिए। ओके, अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या है, राइट केमिकल इक्वेशन टू शो व्हाट हैपन व्हेन, क्या होगा जब, अब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन आपको लिखकर बतानी है, और यहाँ पे 3 सेंटेंसेस आपको दिए गए। इथेनॉल का यूज़ करना है आपको। इथेनॉल इज हीटेड with concentrated sulfuric acid at the 443 Kelvin। तो चलो अब आप इसको सॉल्व करो और कमेंट में बताओ कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि मैं ये आपको बता चुकी हूँ कि जब हम इथेनॉल को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है। यहाँ पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैसे एक्ट करेगा, क्या वर्क है यहाँ पे इथेनॉल के साथ, इसका बताओ फटाफट। देखो हमने क्या पढ़ा था कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इथीन बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है इथेनॉल रिएक्ट विद इथेनॉइक एसिड, अगर इथेनॉल इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, तो क्या होगा, तो फिर ऑब्वियसली एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, एस्टरिफिकेशन हो जाएगा। An ester react with acid, an ester react with base, अगर आप उस एस्टर को बेस के साथ रिएक्शन कराओ तो क्या होगा। तो चलो देखते हैं रिएक्शंस क्या होंगी इनके लिए। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो तो आपको पता है, देखो यहाँ पे 443 केल्विन का मतलब है 170 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक बार माइनस करके देख लेना, 443 में से 273 माइनस कर देना, ठीक है। तो इतनी टेम्परेचर रेंज पर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में यहाँ पे इथेनॉल को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, इथीन में, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है मॉलिक्यूल रिमूव कर दिया। वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपने अल्कोहल लिया है और यहाँ पे आपने लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और एस्टर यहाँ पे एस्टर का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में,
और यहाँ पे बना हमारे पास एस्टर। कौन सा एस्टर बना यहाँ पे? इथाइल इथेनोएट, राइट। मैंने आपको बताया था अभी कि एस्टर्स के लिए जो सफिक्स यूज किया जाता है वो क्या होता है? OATE, O8 होता है और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे रिलीज हो रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया एस्टर। अब हमने यहाँ पे एस्टर तो बना लिया, ये बना लिया हमने एस्टर, ठीक है। अब इस एस्टर की रिएक्शन आपको करानी है बेस के साथ। किसके साथ करानी है? बेस के साथ रिएक्शन करानी है। तो क्या होगा? तो देखो यहाँ पे जो सोडियम है वो जाके जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या हो रहा है? देखो CH3COO, यानी कि ये जो पूरा R है ये हट गया, है ना, और ये किसके साथ जुड़ गया? OH के साथ जुड़ गया। अगर ये R OH के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा? ROH, है ना। अगर मैं CH2 CH3 को क्या बोल रही हूँ? R बोल रही हूँ, एल्काइल ग्रुप बोल रही हूँ। तो अगर R जुड़ेगा OH के साथ तो क्या होगा? ROH बनेगा। और ROH किसकी फॉर्म है? अल्कोहल की फॉर्म है, यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा? इथेनॉल। दैट मीन्स कि जब आप एस्टर की रिएक्शन बेस से कराते हैं तो आपको दोबारा से क्या मिल जाता है? इथेनॉल मिल जाता है और सोप का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी केमिकल रिएक्शंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो और अच्छे से सारी रिएक्शंस को लर्न कर लो, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।